हेलो। चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। ठीक, आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। जैसा कि हमने आपको कल बताया था कि आज हम लोगों को अध्ययन करना है आर्थिक भूगोल और अर्थशास्त्र में क्या संबंध है। आर्थिक भूगोल और अर्थशास्त्र के संबंधों के अध्ययन के संदर्भ में आपको सबसे पहले ये जान लेना आवश्यक है कि आर्थिक भूगोल क्या है। इस संबंध में आर्थिक भूगोल की विभिन्न परिभाषाओं का हमने कल विवेचन किया था। देखिए, हम उन परिभाषाओं का जो सारांश है वो आप लोगों को फिर से बता देते हैं ताकि आपके दिमाग में कल की बात ताजा हो जाए। आर्थिक भूगोल भूगोल पर पाई जाने वाली आर्थिक भूगोल भूतल पर पाई जाने वाली विभिन्न मानवीय आर्थिक क्रियाओं की क्षेत्रीय विभिन्नता के वितरण प्रतिरूप का अध्ययन करता है। साथ ही इस वितरण प्रतिरूप को प्रभावित करने वाले कारकों एवं प्रक्रमों का विश्लेषण भी करता है ताकि सामाजिक कल्याण अधिकतम हो सके। ये सारांश है जितनी परिभाषाएं हम लोगों ने विवेचना की थी उन परिभाषाओं का। जितनी परिभाषाओं की हमने विवेचना की थी उस परिभाषा में एक अहम परिभाषा आई थी अलेक्जेंडर महोदय की। अलेक्जेंडर महोदय ने कहा था कि आर्थिक भूगोल भूतल पर संपत्ति के उत्पादन, विनिमय तथा उपभोग से संबंधित मनुष्य की क्रियाओं की क्षेत्रीय भिन्नता का अध्ययन है। देखिए, एक तरफ आर्थिक भूगोल है, दूसरी तरफ अर्थशास्त्र है। आर्थिक भूगोल वह भूगोल जो भूतल पे पाई जाने वाली विभिन्न मानवीय क्रियाएं प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक की क्षेत्रीय विभिन्नताओं के वितरण प्रतिरूप का अध्ययन करता है। अर्थात कहीं पे कृषि हो रही है, कहीं पे पशुपालन हो रहा है, कहीं पे उद्योग विकसित हो रहे हैं, कहीं पे तृतीयक सेवाओं का संकेंद्रण है। तो ये वितरण प्रतिरूप परिवर्तन जो कि परिवर्तनशील है, तो इस वितरण प्रतिरूप के परिवर्तनशील होने के क्या कारण है, किन कारणों की वजह से, किन प्रक्रमों की वजह से विभिन्न प्रदेशों में विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं विकसित हुई हैं। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यह है ताकि सामाजिक कल्याण अधिकतम हो सके। यही इस सार तत्व में कहा गया है कि आर्थिक भूगोल भूतल पर पाई जाने वाली विभिन्न मानवीय आर्थिक क्रियाओं की क्षेत्रीय विभिन्नता के वितरण प्रतिरूप का अध्ययन करता है। साथ ही इस वितरण प्रतिरूप को प्रभावित करने वाले कारकों एवं प्रक्रमों का विश्लेषण भी करता है ताकि सामाजिक कल्याण अधिकतम हो सके। अब इसके पश्चात हम अर्थशास्त्र पे आते हैं। ठीक है, अर्थशास्त्र में कुछ अर्थशास्त्री जैसे कि एडम स्मिथ, जिनको कि अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है, आप भली भांति जानते होंगे। एडम स्मिथ, मार्शल, पीगू, रॉबिन्सन, ये 3-4 नाम अर्थशास्त्र में बहुत महत्वपूर्ण है। तो एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान माना था, लेकिन मार्शल ने कहा था कि अर्थशास्त्र एक ओर धन का अध्ययन है, परंतु दूसरी ओर जो कि अधिक महत्वपूर्ण है वह मनुष्य का अध्ययन है। अर्थात मनुष्य के केवल उन कार्यों का अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है जो मानव कल्याण के भौतिक साधनों की प्राप्ति से घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हैं या संबद्ध होते हैं। अब देखिए, मार्शल की इस परिभाषा में भी आर्थिक कल्याण की बात की गई है। ठीक है, एडम स्मिथ की परिभाषा जो थी या एडम स्मिथ का जो दृष्टिकोण था वो धन केंद्रित था, लेकिन मार्शल ने धन को एक तरफ, धन से ज्यादा महत्ता दी मनुष्य को और मनुष्य के उन कार्यों को जो भौतिक साधनों की प्राप्ति के लिए घनिष्ठ रूप से मानव कल्याण से संबद्ध होते हैं। यानी कि उन्होंने मानव कल्याण को वरीयता दी। अब पीगू ने भी अर्थशास्त्र को आर्थिक कल्याण का ही अध्ययन बताया। रॉबिन्सन ने कल्याण मूलक परिभाषाओं की आलोचना की और यह बताया कि अर्थशास्त्र उन समस्याओं का अध्ययन करता है जो साधनों की सीमितता के कारण उत्पन्न होती हैं। अब यहां पे आप लोगों ने देखा कि जो अर्थशास्त्र विकसित हुआ, वो अर्थशास्त्र का ये महल जो बना वो 5 खंभों पे बना। इसके 5 स्तंभ है। पहला स्तंभ है उपभोग, दूसरा स्तंभ है उत्पादन, तीसरा स्तंभ है विनिमय, चौथा स्तंभ है वितरण, पांचवा स्तंभ है राजस्व, यानी कि कंजम्पशन,
प्रोडक्शन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड पब्लिक फाइनेंस। ये 5 स्तंभ हैं। इन 5 स्तंभों के आधार पर अर्थशास्त्र का महल खड़ा किया गया। अब आते हैं हम अलेक्जेंडर की परिभाषा पे। अलेक्जेंडर क्या कह रहे हैं? अलेक्जेंडर महोदय ने आर्थिक भूगोल को परिभाषित करते हुए कहा है कि आर्थिक भूगोल भूतल पर संपत्ति के उत्पादन, विनिमय तथा उपभोग से संबंधित मनुष्य की क्रियाओं की क्षेत्रीय भिन्नता का अध्ययन है। तो अलेक्जेंडर महोदय की जो परिभाषा है, अलेक्जेंडर महोदय की परिभाषा में 3 प्रमुख चीजें उभर कर सामने आ रही हैं: प्रोडक्शन, एक्सचेंज और कंजम्पशन। ठीक है, तो और उस ये किसके साथ में संबंधित आ रही हैं? एरियर वेरिएशन ऑन द अर्थ सरफेस, यानी कि ये जो भूतल की क्षेत्रीय विभिन्नता के संदर्भ में इन तीनों प्रक्रियाओं का अध्ययन आर्थिक भूगोल है। तो आर्थिक भूगोल का जो मैंने बताया था विशाल महल किन 5 स्तंभों पे बना है? वो है उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण, राजस्व। यानी कि वितरण और राजस्व को छोड़ करके जो बाकी 3 पहलू हैं, यानी कि उपभोग के, उत्पादन के, विनिमय के, वो आर्थिक भूगोल से विशेष रूप से संबंधित हैं। यानी कि आर्थिक भूगोल के अंतर्गत हम किसी प्रदेश के संदर्भ में किसी वस्तु विशेष के उत्पादन, विनिमय, वितरण और उसके आर्थिक विकास को पर्यावरण जैसे समकालीन मुद्दों के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन करते हैं। यानी कि हम उत्पादन, विनिमय, वितरण का अध्ययन तो करते हैं, लेकिन किस चीज के रूप में अध्ययन करते हैं? हम उसका जो मानव प्रकृति के अंतर संबंध हैं, हम उनको भी इग्नोर नहीं करते हैं। हमारा जो अध्ययन का जो संदर्भ है वो मानव और प्रकृति के अंतर संबंध ही हैं। उन अंतर संबंधों के अंतर्गत हम मानव के उत्पादन की क्रियाओं को, हम मानव की उपभोग की क्रियाओं को, हम मानव के विनिमय की क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। अब ये जो आर्थिक भूगोल के अंतर्गत अब आप लोग बहुत कुछ पढ़ेंगे, आप लोगों ने पढ़ा है और भविष्य में भी पढ़ेंगे, लेकिन आर्थिक भूगोल इस तरीके से अर्थशास्त्र से जुड़ जाता है। आप लोगों ने वेबर का सिद्धांत पढ़ा, आप लोगों ने स्मिथ का सिद्धांत पढ़ा, ठीक है, आप लोग रोस्टोव के आर्थिक सिद्धांत की भी बात करते हैं और आप लोग पढ़ते हैं। तो ये सब कुछ अर्थशास्त्र से घनिष्ठ रूप से संबंधित होने का ही वो है। आप लोगों ने माल्थस का सिद्धांत पढ़ा होगा, माल्थस के सिद्धांत को हम लोग भी जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत के रूप में पढ़ते हैं। इस प्रकार से हमारा विषय क्षेत्र घनिष्ठ रूप से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अब इस बात के अध्ययन के बाद में हम लोगों को यह जान लेना बहुत आवश्यक है कि हम आर्थिक भूगोल के अंतर्गत किन किन बातों का मूलभूत रूप से अध्ययन करेंगे। देखिए, आर्थिक भूगोल का जो मूलभूत रूप से अध्ययन होता है वो 3 बिंदुओं के अंतर्गत होता है। वो तीन बिंदु हैं। पहला है संसाधन का मूल्यांकन एवं आकलन, दूसरा बिंदु है आर्थिक क्रियाओं की स्थानिक भिन्नता और तीसरा बिंदु है आर्थिक विकास की योजनाएं। पहला बिंदु, जैसे कि मैंने आपको बताया, संसाधन का मूल्यांकन एवं मात्राकरण या आकलन। तो उस मूल्यांकन एवं आकलन के अंतर्गत हम प्राकृतिक एवं मानवीय दोनों संसाधनों को लेते हैं। उन प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों को पुनः हम उपविभागों में विभाजित करके हम उनका अध्ययन करते हैं। आर्थिक क्रियाओं की स्थानिक भिन्नता के अंतर्गत हम प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक आर्थिक क्रियाओं की भिन्नता का अध्ययन करते हैं। किसी भूगोलवेत्ता ने तृतीयक आर्थिक क्रियाओं तक ही भूगोल के क्षेत्र को माना है, किसी भूगोलवेत्ता ने चतुर्थक को भी शामिल किया है, और जो अभी वर्तमान में पंचम आर्थिक क्रियाओं की भी चर्चा की जाती रही है। इस तरीके से ये जो हमारी आर्थिक क्रियाएं हैं, इनका वर्गीकरण एक तरीके से गत्यात्मक है, एक तरीके से गतिशील है। इसके बाद में आर्थिक विकास की योजनाओं का निर्माण, ये जो बिंदु है ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। इस बिंदु के अंतर्गत जैसे कि आपने समझा कि प्रदेशों में विभिन्न संसाधन पाए जाते हैं, विभिन्न संसाधनों की वजह से वहाँ पे विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं विकसित होती हैं और विभिन्न प्रकार का विकास होता है। अर्थात उस विकास में असमानता पाई जाती है, प्रादेशिक विषमता पाई जाती है, प्रादेशिक असमानता पाई जाती है। तो इस क्षेत्रीय आर्थिक असमानता को कम करने के लिए हमें योजनाओं का
का निर्माण करना पड़ता है। दूसरा, हमें योजनाओं का निर्माण करना पड़ता है, संसाधन का संरक्षण किया जाए, संसाधन संरक्षण संबंधी योजनाओं का निर्माण करना पड़ता है। उन संसाधन संरक्षण संबंधी योजनाओं के निर्माण में हम ऐसी योजनाओं का निर्माण करते हैं जिनके अंतर्गत संसाधनों का सर्वोत्तम प्रयोग किया जा सके। तो ये जो आर्थिक भूगोल का विषय क्षेत्र है, इस आर्थिक भूगोल के विषय क्षेत्र के अंतर्गत आप लोग स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि मनुष्य की जो आर्थिक क्रियाएं हैं, जो धनोपार्जन या जीविकोपार्जन से संबंधित होती हैं, जिसको कि हम उत्पादन, विनिमय, उपभोग के अंतर्गत समाहित करते हैं, वो अर्थशास्त्र से किस प्रकार से जुड़ी हुई हैं। तो इस तरीके से आपने इस अध्ययन में समझा कि आपका अर्थशास्त्र के साथ में क्या विशेष रूप से संबंध है। अब इसमें कल हमने कुछ बच्चों ने हमें काम भेजा था, उस काम के संदर्भ में हम लोग चर्चा कर लेते हैं, और उस चर्चा करने के बाद में एक अन्य बहुत महत्वपूर्ण बात है वो आप लोगों से करनी है। कृष्णा जी ने काम भेजा था अपना करके। कृष्णा जी कृपया ऑनलाइन आए। राय जी, जी आपका लिखने का स्रोत कहाँ से है? आपने कहाँ से मतलब किस पुस्तक के आधार पे ये लिखा है? किस नोट्स में था, यही हम जानना चाह रहे हैं। नहीं, राइटर कुछ उसका स्रोत होगा ना बुक का। अच्छा ठीक है, देख लीजिएगा उसका। देखिए आपका जो, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। देखिए इसमें जो चर्चा की गई है वो मानव संसाधन, आपने विषय दिया है मानव संसाधन एवं सामाजिक कल्याण, ठीक है। तो इंग्लिश में लिखा है ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल वेलबीइंग। अगर ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल वेलफेयर लिखा जाता तो ज़्यादा अच्छा होता, ठीक है। तो शीर्षक में थोड़ा सा यहाँ पे एक वो है। और तीसरी चीज, दूसरी चीज ये है कि आप जो केंद्रित हुए हैं, ठीक है, आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे केंद्रित हो रहे हैं, ठीक है। आपने शुरुआत आर्थिक विकास से की है, और आर्थिक विकास का आप आप रोस्टॉव के मॉडल की चर्चा करते हैं, और रोस्टॉव की मॉडल की चर्चा करते हुए आप डेविड मोरपैट्स को कोट करते हुए, ठीक है, असमानताओं और बेरोजगारी को सुलझाने में असफल रही हैं, इस बात की चर्चा की जाती है। जैसा कि आपका विषय है, जैसे कि इम्तिहान में जब पूछा जाएगा मानव संसाधन एवं सामाजिक कल्याण पे आप एक टिप्पणी लिखिए, तो इस प्रश्न के दो प्रमुख भाग हैं। पहला भाग है मानव संसाधन और दूसरा भाग है सामाजिक कल्याण। तो आपको जो शुरुआत की लाइनें होंगी, शुरुआत की लाइन में आपको मानव संसाधन, ठीक है, को एक्सप्लेन करना होगा कि मानव संसाधन किस तरह से है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? ठीक है। मानव को संसाधन के रूप में स्थापित करने के बाद में उसकी सामाजिक कल्याण की चर्चा शुरू करनी होगी, ठीक है। और ये सब कुछ आपको आधे पेज में कर लेना है कि मानव संसाधन सामाजिक कल्याण की संकल्पना के साथ किस तरह से जुड़ा हुआ है। इसके लिए आपको ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में जाकर के स्मिथ ने जो 1970 और 73 के आसपास ये जो काम किया है सोशल वेलबीइंग पे अमेरिका के संदर्भ में, उसको कोट करना पड़ेगा, ठीक है। और उसको उस रेफरेंस के साथ कोट करना पड़ेगा कि नेशनल इनकम और जीडीपी किसी हालत में सोशल वेलबीइंग का इंडिकेटर नहीं हो सकती, ठीक है। तो उसके बाद प्रश्न स्वतः उठ जाएगा कि सोशल वेलबीइंग के इंडिकेटर्स क्या होंगे। तब आप अपने ये जो आर्थिक विकास के माप में जीएनपी और जीएनपी प्रति व्यक्ति से असंतुष्ट होकर कुछ अर्थशास्त्रियों ने ये जो आपने कहा है, उसके बाद से इस चीज का लिंक शुरू होता है, ठीक है।
उससे पहले आपको ये काम करना होगा, उसके बाद आप इन चीज़ों को जोड़ के लिख सकते हैं। लेकिन ये चीज़ें खुद में नियर अबाउट 500 से ऊपर शब्दों की हैं, तो थोड़ा आपको संक्षिप्त करना होगा इस चीज़ को लिखने के लिए। और एकदम आखिर में आप जिस तरीके से अखीर आपने किया है उस तरीके से अखीर कीजिएगा, लेकिन जहाँ पे आपके कुछ आंसर के मूल बिंदु हो उन मूल बिंदुओं को हाईलाइट अवश्य कर दीजिएगा। और कोशिश कीजिएगा अगर आप सामाजिक कल्याण संबंधी कोई कोटेशन को हूबहू शब्द रूप में इन्वर्टेड कॉमा में कोट कर पाए तो ठीक है। अगर आप इस तरीके से इस संपूर्ण, हाँ हाँ, इस तरह से आप, जी जी जी, नहीं नहीं, जिस इस तरीके से आप संपूर्ण उसको सजा करके जब लिखेंगे तो लिखने के बाद में आप मतलब थोड़ा सा आपको शब्द सीमा पे ध्यान देना है। और अगर आप इसी में जो मैंने बताया वो जोड़ देंगे तो ये उत्तर आपके लिए, आपके विस्तृत प्रश्न के लिए, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न के लिए, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के लिए उपयुक्त है। लेकिन अगर यह प्रश्न 200, 250, 300 शब्द सीमा में लिखना हो तो इसको आपको थोड़ा सा समराइज करने की आवश्यकता पड़ेगी यहाँ पे। तो आप इसको समराइज करने की तरफ अवश्य ध्यान दे दीजिएगा, ठीक है। हाँ, और इसी तरीके से भविष्य में आप काम कीजिएगा तो काम करके हमारे पास भेजिएगा, ठीक है। सीबी, हाँ, क्या 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 आपको टॉपिक डालना था इसमें? जी 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 जी। तो हाँ, असल में जो वो इंडिकेटर्स हैं उन इंडिकेटर्स को आपको डिस्कस करना पड़ेगा। इंडिकेटर्स को आप यूं, जब 200 शब्दों में आएगा तो आप इंडिकेटर्स को 1 2 3 4 5 6 करके छोड़ सकते हैं। लेकिन जब लॉन्ग में आएगा तो प्रत्येक इंडिकेटर को आपको पृथक पृथक रूप से हेडिंग डाल के डिस्कस करने का भी काम वहां पे करके आप अपने क्वेश्चन को बढ़ा सकते हैं, क्वेश्चन के उत्तर को बढ़ा सकते हैं। आप पहले इसको मतलब जिस तरीके से मैं कह रहा हूं उस तरीके से कीजिए, फिर कुछ होगा तो फिर बताएंगे। इस तरीके से धीमे धीमे आप सीख पाएंगे, है ना। इसको आप मतलब मेरा एक सुझाव समझिएगा, मैं कोई कमियां नहीं निकाल रहा हूं, आप है ना। हाँ, मैं केवल सुझाव प्रस्तुत कर रहा हूं कि ये अगर आप मेरे सुझाव स्वीकार करेंगे तो आप और बेहतर तरीके से लिख सकेंगे, बस। जी जी बिल्कुल। सीबी, सीबी, मनीषा कुमारी, पूजा कुमारी, रामानुज, रोशन कुमार, सरदार जयदीप सिंह, ठीक ठीक। अभी आप